नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आपका टाटा स्टील फाउंडेशन और टेरी की पहल द ग्रीन स्कूल के तहत आयोजित टाइगर टॉक का। टाइगर टॉक हमने इस प्रोजेक्ट के इस मुहिम के तहत एक पहला इस साल का विशेषज्ञ टॉक है। स्कूल के बच्चों के बीच पर्यावरण जागरूकता पैदा करने के 5 चरणों को पूरा कर द ग्रीन स्कूल अपने छठे चरण में कदम रख चुका है और इस यात्रा में इस उद्देश्य के साथ कि हमें हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं, हम इस टाइगर टॉक का आयोजन कर रहे हैं। बाघ हमारी पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम का एक ऐसा जीव है जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के इस सत्र के माध्यम से हमारा लक्ष्य सभी प्रजातियों यानी स्पीशीज के परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस और पारिस्थितिक संतुलन इकोलॉजिकल बैलेंस को संरक्षित करने में उसकी भूमिका पर प्रकाश डालना है। हमें इनके संरक्षण कंजर्वेशन के प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसे हमने बहुत सारे और विशेषज्ञ सत्र आयोजित करेंगे। आज हम बच्चे और शिक्षकों की कम्युनिटी के द्वारा जुड़े हैं। हमारे साथ बहुत सारे स्कूल जो कि हैं हमारे झारखंड और उड़ीसा से। टाइगर टॉक बाघों की उभरती स्थिति और उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने की ओर एक कदम है। हमारा मानना है कि छात्रों के लिए हमारी प्राकृतिक दुनिया में बाघों के महत्व और भावी पीढ़ियों के लिए जैव विविधता संरक्षण में उनके योगदान को समझना आवश्यक है। इसलिए आज हम जुड़े हैं इनके बारे में जानने के लिए। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगी अपनी सहयोगी मिस खुशबू प्रजापति का, जो कि हैं टाटा स्टील फाउंडेशन से और हम उन्हें सब बहुत अच्छे से जानते हैं। वो हमारे साथ इस मुहिम में शुरू से जुड़ी हुई हैं। मैं उनको बुलाना चाहूंगी और उन्हें अनुरोध करूंगी कि वो द ग्रीन स्कूल के बारे में हम सबको एक बारी फिर से जागरूक करें। खुशबू। Thank you very much. Am I audible? हाँ खुशबू, आप सुन सकते हैं, हम आपको सुन सकते हैं। ओके ओके, तो सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज का ये जो पहला हमारा एक्सपर्ट टॉक है, सॉरी मैं नेहा की तरह शुद्ध हिंदी में नहीं बोल सक रही हूँ, बट मिक्स करके बोलूंगी। ये जो हमारा एक्सपर्ट टॉक है, ये स्पेसिफिकली हमने टाइगर के ऊपर में रखा है। रिसेंटली 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे था, जिसको हमने चाहा था उस दिन इसको ऑर्गेनाइज करने का, बट क्योंकि उस समय दूसरे कुछ इवेंट्स थे, मुहर्रम था, इसलिए हमें शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन आज का दिन है इंटरनेशनल यूथ डे। आप सब यंग जनरेशन है इंडिया के, और आप लोग इस मुहिम को, जो ग्रीन स्कूल की मुहिम जो नेहा ने बोला, इस मुहिम को आगे ले जाने वाली आप एक पूरी पीढ़ी है। अगली पीढ़ी तक इस इंफॉर्मेशन, इस नॉलेज को आगे आप ले जाएंगे। मुझे खुशी होती है ये बोलते हुए, ये कहते हुए कि मैं इस मुहिम से जुड़ी हुई हूँ काफी वर्षों से। शुरू से 6-7 साल हो गए हमने द ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव को शुरू किया। ये टाटा स्टील फाउंडेशन और टेरी की एक मिली हुई सोच है, जिससे एनवायरनमेंट एजुकेशन और अवेयरनेस के ऊपर में बच्चों के बीच एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इस मुहिम को शुरू किया गया था 2017 में। अब हम 6th फेज में है, जैसा कि नेहा ने बोला। हमारे साथ करीब 45 अलग अलग तरह के स्कूल जुड़े हुए हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ओडिया मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इवन गवर्नमेंट बोर्ड के स्कूल्स है, स्टेट बोर्ड के स्कूल्स है, सॉरी। ये सारे स्कूल में बच्चों ने पिछले 5-6 सालों में काफी काम किया है और बहुत सारी जागरूकता अपने अंदर भी लाई है। इनफैक्ट अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स, अपने परिवार, अपने आसपास पड़ोसियों के अंदर भी लाई है। रिसेंटली मैं कुछ सेंटर्स विजिट कर रही थी, जामाडोबा और बोकारो में,
बच्चों से मैंने बहुत देर तक बात किया। मुझे बहुत अच्छा लगा यह जान करके कि बच्चे बोल रहे हैं कि अब उनके अंदर बिहेवियरल चेंज आया है। सिर्फ उनके अंदर नहीं, उनके पेरेंट्स के अंदर भी बिहेवियरल चेंज आया है। उन्होंने बोला कि उनके पेरेंट्स अब कभी भी प्लास्टिक बैग्स यूज नहीं करते हैं, वो क्लॉथ बैग यूज करते हैं या जूट बैग ही यूज करते हैं। तो मैंने बहुत ही स्ट्रांगली बोला, आप पक्का आप श्योर हो कि नहीं यूज करते हैं? नहीं, नहीं यूज करते हैं। हमने काफी लोगों को प्रेरित किया है। तो हमने घर में, अपने घर में, आसपास में, बगल में भी लेकर के आगे बढ़े जा रहे हैं। हर साल वो प्लांटेशन ड्राइव करते हैं। एक्सक्यूज मी, प्लांटेशन ड्राइव को जो आस के विलेज और बाजार में कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चे बहुत सारा काम कर रहे हैं, अपने स्कूल में भी कर रहे हैं, आसपास की कम्युनिटी और बड़े लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं। तो इन उनके काम को और के लिए कोशिश करते हैं कि बेस्ट। खुशबू, वी आर लूजिंग यू। खुशबू, जो स्पीकर, जो रिसोर्सेज है, अच्छा ओके ओके। I was just short session बच्चों की welcome again everyone for this session. I'm very sorry for all the disturbance because I'm traveling. So Neha, you can take it forward. धन्यवाद खुशबू, हमें इस मुहिम के बारे में इतने अच्छे से जानकारी देने के लिए। हम जानते हैं आप ट्रैवल कर रहे हैं, बट फिर भी आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए शुक्रिया। अब बच्चों, आप जानते हैं आज की सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर समीर कुमार सिन्हा सर, मैडम अंजना सुचिता टिर्के और कालिन बासुमत्री जी। इससे पहले हम कुछ इन सब से बातें करें, पहले हम कुछ बाघ के बारे में बात कर लेते हैं। बाघ, है ना, इतना अच्छा लगता है हमें, तो क्यों ना इसके बारे में और कुछ अच्छे से कुछ और अच्छी चीजें हम देखें। बाघ, आपको पता है, पैंथेरा प्रजाति के संबंधित है, जो दहाड़ने की क्षमता वाले जानवरों का एक समूह है, जिसमें शेर, जैगुआर, तेंदुआ शामिल हैं। आपको पता है, ग्रीक भाषा में टाइग्रिस का अर्थ है तेज नदी और कुद्र भाषा में तीर का अर्थ होता है तीर, जबकि जेल या जहर का अर्थ है जहर। ये तत्व मिलकर तिर्जेल बनाते हैं, जो बाद में टाइग्रिस शब्द से विकसित हुआ। तेज बहने वाली नदी का अवधारणा और तेज और जहरीले तीर के विचार दोनों ही टाइगर शब्द के साथ जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं, ऐसा माना जाता है कि बाघ लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर विचरण करते थे। दक्षिण एशिया में पाए जाने वाले सबसे पुराने बाघ का जीवाश्म लगभग 2 मिलियन वर्ष पुराने हैं। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है, जो दुनिया की लगभग 70% बाघ आबादी का घर है। बाघ 10 से 12 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा सकता है और उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकता है। जानते हैं, उसके जो दांत होते हैं, 30 दांत 2.5 से 3 इंच लंबे होते हैं। बाघ के पंजे विशेष रूप से उन्हें अगले पंजे पर ओस का पंजा शिकार के दौरान पकड़ने वाले उपकरण के रूप में काम करते हैं। चलते समय जमीन से दूर रहते हैं। कहते हैं ना, बाघ का पंजा पड़ जाए तो बाप रे, है ना। सो उनकी सुनने की क्षमता आप जानते हैं, 100 से 200
किलोहर्ट्ज की आवृत्ति रेंज की ध्वनि को पता लगाने में सक्षम होते हैं, हम लोगों की सुनने की क्षमता से कई 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 अधिक दूर, पर उनकी सूंघने की क्षमता अपेक्षित कम होती है। आप जानते हैं, इसकी पूंछ लगभग 1 मीटर लंबी होती है, जो उन्हें शिकार का पीछा करते समय तेज ध्वनि से मुड़ने और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। वे कुशल तैराक भी होते हैं, लगभग 30 किलोमीटर तक वो तैर सकते हैं। बाघ का जीवन प्रायशः 20 से 25 वर्ष तक का होता है। उनकी आंखों की जो तुलना अगर हम करें, तो वो मनुष्य की तुलना में कम रोशनी में की स्थिति में भी 6 गुना बेहतर देखने में सक्षम होती है। दिलचस्प बात है, बाघ अन्य बड़ी बिल्लियों प्रजातियों के साथ प्रजनन भी कर सकते हैं और टाइगर यानी शेर नर और मादा बाघ या टाइगॉन नर बाघ और मादा शेर जैसे संकर संतानें पैदा हो सकती हैं। इनका आहार विविध है, जंगली सूअर, हिरण, मृग, भालू, पक्षी, मगरमच्छ, भैंस, यहाँ तक कि तेंदुआ जैसी अन्य बड़ी बिल्लियां भी शामिल होती हैं। इनका अस्तित्व न केवल पारिस्थितिक तुलना के लिए आवश्यक है, बल्कि प्राकृतिक दुनिया और इसकी आवश्यक विविधताओं को संरक्षण करने में हमारी प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में आवश्यक है। आप जानते हैं, बट हम लोग इनका संरक्षण अच्छे से नहीं कर सके और इनकी संख्या दिन पर दिन लुप्त होती चली गई। बट फिर भी बहुत सारे प्रयास करे गए और इनके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। चलिए, इन सब बाघों के बारे में आप जानते थे ना? इतना जानते थे? हाँ या नहीं? नहीं जानते थे तो अच्छा, हम आज जान गए। जानकर अच्छा लगा तो सब बच्चों के वीडियोस ऑन है, जल्दी से हाथ ऊपर करके बताएंगे जानकर अच्छा लगा या नहीं। चलिए, अरे वाह, हाथ कितने बच्चों के, अरे वाह। चलिए, आज इसीलिए हम हमारे साथ बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ लाए हैं और हमें बहुत बहुत खुशी है कि उन्होंने अपने इस आजकल के इतने बिजी स्केड्यूल में भी समय निकाला और हमारे साथ जुड़े हैं। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम बुलाना चाहेंगे श्री डॉक्टर समीर कुमार सिन्हा जी को, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन यानी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, सामुदायिक भागीदारी, वाणिज्य संरक्षण यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के क्षेत्र में स्टडी, रिसर्च एंड एक्शन यानी अध्ययन, अनुसंधान और कार्रवाई में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वन्यजीवी संरक्षण, क्षेत्र प्रबंध, सरकारी विभाग, शैक्षणिक संस्थानों, ग्राउंड लेवल के गैर सरकारी संगठनों और पेशेवर संगठनों और प्रजातियों के पुनः प्राप्ति, प्राकृतिक संसाधन में सहभागी संबंधन, आजीविका सुधार, ग्रामीण ऊर्जा संरक्षण और संरक्षित क्षेत्र प्रबंध योजना। अगर मैं अपने कुछ जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हमको बताना चाहूँ कि स्पीशीज रिकवरी, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट, रूरल एनर्जी सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट प्लानिंग, बहुत ज्यादा कार्य किया है। उन्होंने विविध कौशल सेटों में एक टीम के साथ मिलकर काम किया है। 2003 से भारतीय वन्यजीवी ट्रस्ट से जुड़े और वर्तमान में चीफ इकोलॉजिस्ट के पद पर वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगी अपने विशेषज्ञ डॉक्टर समीर कुमार सिन्हा जी का टू कम प्लीज आए और हमें अनवेल करें द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइगर। समीर कुमार सिन्हा सर। नमस्कार नेहा जी, कृपया कंफर्म करें कि मेरी आवाज आप साफ साफ सुन रही हैं। बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर, धन्यवाद। मैं सब सभी लोगों को नमस्कार। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं अपनी स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ 85 ग्रुप्स अभी हमारे साथ हैं, तो हमारी जो आवाज है काफी दूर तक जा रही है और ये जो आवाज आज यहाँ से निकली है नेहा जी, तेरी और टाटा स्टील के सहयोग से, ये आवाज आज ये 77 या 85 या 100 तक नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि एक बच्चा 100 बच्चे को बताए
और ये आवाज दूर दूर तक पहुंचे, क्योंकि आज जो हम लोग बातें करेंगे वो हमारे राष्ट्रीय पशु अर्थात बाघ की होंगी। नेहा जी ने काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप बच्चों को बताए हैं और मैं उसी कड़ी में कुछ आगे बढ़ाऊंगा, बातों को आगे बढ़ाऊंगा। कुछ नई बातें भी होंगी, कुछ पुरानी बातें भी नए तरीके से होंगी, क्योंकि हमारा तो काम है, अब धरती पे खाना वही है, चावल वही उगता है, दाल वही उगता है, हम अलग अलग तरीके से व्यंजन बना करके उसे अलग अलग व्यंजन के रूप में परोसते हैं। तो बाघ के बारे में भी आज वही बातें हम लोग परोसेंगे आप बच्चों के सामने। और मेरा ये आग्रह होगा कि अगर बच्चों को किसी भी तरह का सवाल हो तो आप लिख करके रखें। आज अगर कार्यक्रम में बात हो पाई उस पर तो बहुत बढ़िया, अगर उसके बाद भी बातें बच जाती हैं तो हम लोग किसी ना किसी तरीके से नेहा जी के माध्यम से जुड़े हुए रहेंगे और आपकी आपकी जो भी बातें हैं, जो जिसकी जानकारी आपको चाहिए, जो जानकारी आपको चाहिए, वो हम लोग आपको बताएंगे। तो इससे पहले कि मैं ज्यादा आप मुझे थोड़ा बातें ज्यादा करने की आदत है, इससे पहले कि मैं अपने उन उस बातों में डूबूं, मैं चाहूंगा कि मैं अपना प्रेजेंटेशन जो है वो स्लाइड पहले शेयर कर लूं और उसके बाद फिर हम लोग बातों का सिलसिला एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से शुरू करेंगे, है ना। नेहा जी, अब मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। हाँ सर, आप कर सकते हैं। क्या आप लोग देख पा रहे हैं मेरी स्लाइड? सर दिख रही है। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, अगर उसे फुल स्क्रीन कर दें तो। फुल स्क्रीन हो जाना चाहिए, थोड़ा लैग होगा। ठीक है नहीं सर, होता तो आप बताएं। अभी बिल्कुल। नहीं हुआ थैंक है? यू सर। अभी नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर अभी। अच्छा, एक मिनट तो करता हूँ। अब देख पा रहे हैं आप? यस, यस सर। ठीक है। तो बच्चों और जो भी श्रोतागण दर्शकगण हमारे बीच हैं, आज अभी जो हम लोग बातें करेंगे अगले 15-20 मिनट तक, वो बातें होंगी कि टाइगर का महत्व क्या है। वैसे काफी महत्व हम जानते हैं कि टाइगर क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये हमारा राजकीय पशु है, राष्ट्रीय पशु है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हम टाइगर को जाना करते थे, जानते हैं और इसके संरक्षण की बातें करते हैं। आज उन्हीं कुछ चीजों की चर्चा हम अपने आज इस 15-20 मिनट के बातों के जो हमारी बातचीत होगी उस दौरान करेंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा टेरी को, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा टाटा स्टील फाउंडेशन और टेरी दोनों को कि आप एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, खास करके बात के ऊपर। क्योंकि आने वाले 15-20 मिनट में हम देखेंगे कि सिर्फ जब हम बाघ के संरक्षण की बात करते हैं, बाघ की बात करते हैं, तो वो सिर्फ बाघ की बात नहीं होती है, बल्कि एक पूरे पारिस्थितिकी की बात होती है, जिसका फायदा न सिर्फ जंगली जानवर उठाते हैं, बल्कि हम लोग भी उठाते हैं, हम मानव भी उठाते हैं। अभी का जो आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन होगा उसमें 2-3 चीजों की चर्चा मैं करूंगा। एक तो थोड़ी बैकग्राउंड में आपको बता दूंगा कि बाघ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, थोड़ी उसका जो नेचुरल हिस्ट्री है, जो प्राकृतिक इतिहास है उसका, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि किसी को भी अगर आप किसी के बारे में अगर आप बातें करते हैं तो उसके बारे में जानना जरूरी होता है कि उसका स्वभाव क्या है, वो कैसे रहता है, क्या करता है। इसकी थोड़ी चर्चा मैं करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। उसके बाद जो दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होगा वो होगा कि इसका पारिस्थितिकी में इसका इसकी भूमिका क्या है, बाघ किस तरह की भूमिका निभाता है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में। और अगर ये दो बातों की चर्चा होगी तो हमें ये इस पे भी बात करना होगा कि इसके संरक्षण की जरूरत क्यों है, और हम संरक्षण के लिए कर क्या रहे हैं, या संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो जो मेरी जो बातचीत होगी इन्हीं 3 मुद्दों के आसपास होगी आज।
आप बच्चों को बता दूं कि जो बाघ है, भारत में तो बाघ जो पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर जो सब स्पीसीज है वो मिलता है, लेकिन भारत के अलावे दुनिया के 13 जो देश हैं, वो सारे के सारे एशिया में हैं, वहां पे बाघ पाया जाता है। आप इस जो आपको स्क्रीन पे जो मैप दिख रहा होगा, जो नक्शा दिख रहा है, उसमें आप देखेंगे एक हल्का क्रीम कलर का एक एरिया है ना। वो क्रीम कलर का एरिया वो दिखलाता है कि बाघ पहले यहाँ पे इन सभी जगहों पे पाए जाते थे। जब 18वीं 20वीं शताब्दी जब शुरू हुई थी 1900 के आसपास, तो बाघों का जो विस्तार है काफी बड़े क्षेत्र में हुआ करता था, वो भारत हो या साउथ ईस्ट एशिया हो या चाइना और रसिया हो। लेकिन अभी जो आप दिए जो डार्क एरिया जो देख रहे हैं, अभी बाघों का विस्तार जो है यहां तक ही बच गया है। अर्थात आप देख सकते हैं कि पिछले 100-150 सालों में बाघों के विस्तार में कितनी कमी आई है, और जो कि एक चिंता का विषय है। और वर्तमान में जो बाघ हैं सिर्फ 13 देशों में पाए जाते हैं, दुनिया के 13 देशों में पाए जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे बाघ की कुल 9 प्रजातियां हैं, मैं आगे भी चर्चा करूंगा। तो विश्व के अलग अलग जगहों पर अलग अलग सब प्रजातियां पाई जाती हैं, उप प्रजातियां पाई जाती हैं। आप लोग पढ़े होंगे, जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे, जो बायोलॉजी पढ़ते होंगे, आपको बताया जाता होगा जीनस, स्पीसीज नेम, जीनस नेम और सब स्पीसीज नेम। जैसे पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस, तो जो पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस है, वो जो लास्ट का जो टाइग्रिस है वो उसका सब स्पीसीज है। तो इस तरह बाघों की कई उप प्रजातियां हैं जो कि इन 13 जो देश हैं उसमें पाए जाते हैं। ये जो आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे मैंने दिखाया है कि कुल 9 उप प्रजातियां बाघों की पाई जाती थी। उस 9 उप प्रजातियों में से 3 उप प्रजातियां जो है वो हमारे यहाँ से विलुप्त हो गई, इस धरती पर से विलुप्त हो गई। जावा का टाइगर, कैस्पियन टाइगर और बाली का टाइगर, बाली बाघ, कैस्पियन बाघ और जावा के बाघ, ये हमारे बीच अब नहीं है, ये विलुप्त हो गए हैं। और हमारे पास जो बाघ बचे हैं उसमें सिर्फ जो 6 उप प्रजातियां हैं। सभी बाघ हैं लेकिन बाघों की अलग अलग उप प्रजातियां हैं। ये हमारे 6 उप प्रजाति जो है हमारे बीच में पाए जाते हैं, जिसमें इंडो चाइनीज टाइगर है, जिसकी संख्या करीब करीब 300-350 के आसपास है। ये जो है ये रॉयल बंगाल टाइगर जिसको बोलते हैं, जिसकी संख्या करीब करीब 3500 के आसपास है अभी हमारे इस धरती के ऊपर। साउथ चाइना टाइगर करीब पिछले 20-25 सालों से दिखा नहीं है, अभी हमने इसे, वैज्ञानिकों ने इसे विलुप्त नहीं माना है, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि ये भी विलुप्त हो गया है, क्योंकि पिछले 20 सालों में इसकी कहीं भी इसे देखा नहीं गया है, साउथ चाइना टाइगर को भी। तो इसकी संख्या जो है वो हम अभी 0 मान के चल रहे हैं। लेकिन बच्चों आपको बता दूं कि किसी भी प्रजाति को विलुप्त घोषित करने से पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारे अनुसंधान किए जाते हैं, तब उन्हें विलुप्त घोषित किया जाता है। तो अगर वो सारे अनुसंधान और जो प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करने के बाद अगर हमें ये बाघ, साउथ चाइना बाघ जो है अगर नहीं मिलता है तो हम इसे विलुप्त घोषित करेंगे। साइबेरियन बाघ 500 से 600 बचे हुए हैं। जो मलय के बाघ हैं, जो मलय आइलैंड पे मिलते हैं, वो करीब 250 से 350 हैं। और सुमात्रन टाइगर जो है, जो सुमात्रा का जो बाघ है, वो करीब करीब 1000 है। तो ये पूरे जो 6 उप प्रजातियों के बाघ हैं, उनकी संख्या आपको यहाँ दिख रही है। ये 6 उप प्रजातियों के जो बाघ जो अभी हमारे बीच जीवित हैं, उनका उनका शरीर का आकार और साइज ये सब जो है थोड़ा भिन्न भिन्न होता है अलग अलग जगहों के ऊपर। उसी से वो अलग अलग उप प्रजातियां भी हैं। और ये अलग अलग उनका आकार होने का मुख्य कारण होता है कि वो अलग अलग ज्योग्राफी या अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में बढ़ते हैं, पैदा होते हैं, और वहां रहने के लिए उनमें उनको अपने में कई प्रकार की के बदलाव होने पड़ते, शारीरिक बदलाव होते हैं, जिसके कारण वो साइज में छोटे बड़े होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बाघ हमारे देश का जो है वो राष्ट्रीय पशु है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाघ सिर्फ हमारे देश का ही राष्ट्रीय पशु है। बाघ हमारे अलावे 3 और राष्ट्रों का राष्ट्रीय पशु है, जिसमें साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बांग्लादेश और मलेशिया, और हम भारत तो है ही है। भारत का हमारा राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। तो बाघ जो है वो 13 देशों में पाया जाता है, उसमें से 4 देश का वो राष्ट्रीय पशु है। इसी से आप इसकी महत्ता को समझ सकते हैं कि बाघों को अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर कितना महत्व दिया जाता है। वो किसी राष्ट्र का प्रतीक है। तो ये राष्ट्र का प्रतीक क्यों है, ये इसकी कई कई इसके पीछे कई कारण होते हैं किसी भी पशु को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए या उसको डिक्लेयर करने के लिए। तो इसकी कुछ चीजें जो है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके कारण इनको 4 देशों ने अपना राष्ट्रीय पशु घोषित कर रखा है, जिसमें भारत,
पहले ही बताया, भारत, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश और मलेशिया है। अगर आप बाघों को देखें तो इसकी ये जो रहने की जो एडेप्टेबिलिटी है इसकी, ये अलग अलग जगहों पर रहने के लिए अपने आप को ढाल चुका है। अगर आप देखेंगे तो अमूर टाइगर या साइबेरियन टाइगर जो है वो बर्फ के बीच में रहता है। जो हमारे भारत में कुछ हिस्सों में बाघ जो है वो ड्राई जगह में रहते हैं, जैसे राजस्थान में भी बाघ पाए जाते हैं। जो मध्य भारत है वहां पर भी बाघ पाए जाते हैं, जहां पे कि अधिवास मुख्यतः शुष्क होता है, ड्राई होता है, पानी की मात्रा कम होती है, घास कम होते हैं, महीने साल के कुछ महीने जो है पानी की काफी किल्लत होती है। बाघ कभी कभी मॉइस्ट जगह में, ऐसे जगह भी है जहां जैसे हिमालय की तराई है जहां पानी प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो बाघ वैसे जगहों में भी मिलता है, मॉइस्ट जगहों में भी, आर्द्र भूमि वाले जगहों में भी मिलता है। और यही आप लोगों को अगर पता हो कि जो भारत का जो सुंदरबन डेल्टा है, जब गंगा और उसकी अन्य नदियां गंगा जाकर के समुद्र में मिलती है तो एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। आप लोग देखे होंगे बांग्लादेश और भारत के बीच में सुंदरबन डेल्टा जिसको हम लोग बोलते हैं, मैंग्रोव वेजिटेशन वहां पे होता है। तो बाघ मैंग्रोव में भी पाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं इस फोटो में, यहाँ बाघ जो है पानी और मैंग्रोव वेजिटेशन, ये आप देखिए, ये जो वेजिटेशन है नीचे का, जो आप ये जो कटीले चीजें निकली हुई हैं, ये नीचे से जमीन से कुछ जड़ें निकली हुई हैं, ये राइजोफोरा निमेटोफोर इनको हम लोग बोलते हैं। ये ऊपर से जो हवा है वहां से ऑक्सीजन लेती है। तो ऐसे जगहों पर भी बाघ पाया जाता है। तो इसी से हम लोग देख सकते हैं कि बाघ अलग अलग भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रहने के लिए अपने आप को ढाल चुका है। और बच्चों, हमें ये जानना और समझना जरूरी है कि जो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा परिस्थितियों में रहने के लिए ढालेगा, उसके इस धरती पर रहने की संभावना उतनी ज्यादा रहेगी। और यही कारण है कि कई विपरीत विषम परिस्थितियों को झेलते हुए भी बाघ हमारे बीच आज पाया जाता है। कम से कम 13 देशों में पाया जाता है, हमारे देश में भी पाया जाता है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि यह विषम परिस्थितियों, कई परिस्थितियों में ये रहने के में अपने आप को उस परिवेश में ढाल चुका है। वो बर्फ हो या राजस्थान जैसे रेगिस्तान हो, शुष्क जगह हो, या गीले जगह हो, या यहाँ तक कि पानी वाले जगह हो। बाघ एक तैराक भी होता है। आप सुंदरबन में जब बाघ को देखेंगे तो आप देखेंगे कि पानी में तैर करके जा रहा है, और यहाँ बाघ देखें आप, बर्फ में भी चल रहा है। तो बाघ अपने आप को इतना ढाल चुका है कि वो हमारे बीच कई अलग अलग परिस्थितियों में रह रहा है। एक बच्चों, हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग यूआईडी, यूनिक आइडेंटिटी हम लोगों को मिलता है, हम लोग को आधार कार्ड मिलता है, जिसमें हम, आप बच्चों का भी होगा, जिसमें हम लोग आंखों के निशान, जो रेटिना होता है, कॉर्निया होता है, उसका लेते हैं, अंगूठे का निशान लेते हैं, और उसके आधार पर हमें सरकार ने एक कार्ड बना करके दिया जिसको हम लोग आधार कार्ड बोलते हैं। वो यूनिक आईडी है, यूनिक आइडेंटिटी है वो। बाघों में भी ऐसी ही यूनिक आइडेंटिटी होती है। हर बाघ को हम उसकी धारियों से, हम अलग अलग बाघों को उसकी धारियों से पहचान सकते हैं। जैसे आप इस फोटो में देखेंगे तो दो बाघ हैं, आप इनकी धारियों की तुलना अगर करेंगे तो आप देखिए दोनों की धारियां अलग अलग है। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे कि हमारे अंगूठे के निशान, आप देखेंगे हम लोग अंगूठा लगाते हैं तो किसी भी एक बच्चे के अंगूठे का निशान दूसरे बच्चे के अंगूठे के निशान से नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह बाघों में भी होता है, एक बाघ की धारी किसी दूसरे बाघ की धारी से नहीं मिलती है। यहां तक कि अगर बाघ चलता है जमीन पे तो उसके जो पैरों के निशान है, आप देखिए, ये मेरे द्वारा देश के अलग अलग जगहों पर जो बाघों के निशान है, वो पैरों के जो निशान है उसके फोटो लिए हैं हमने। और आप देखें कि सारे बाघ के फोटो हैं, लेकिन बाघ के पंजे के फोटो हैं, लेकिन आप आराम से आप बता सकते हैं कि ये सारे एक जैसे नहीं हैं। तो हर बाघ के पंजे का निशान और उसके शरीर की धारियां जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, और इससे हमें एक बाघ को पहचानने में मदद मिलती है। अगर हम फोटोग्राफ ले लें, किसी बाघ का फोटो खींच लें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये बाघ कौन सा है। बाघ जो है एक टेरिटोरियल एनिमल होता है। मैं इन सब चीजों को आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसकी चर्चा आगे भी हम करेंगे। टेरिटोरियल एनिमल कहने का मतलब है कि हर बाघ का एक अपना दायरा होता है, हर बाघ की एक अपनी सियासत या रियासत जिसको बोलते हैं वो होती है, वो उसका एक क्षेत्र होता है, और बाघ उस क्षेत्र में अकेला रहता है। उस क्षेत्र में कोई दूसरे बाघ का आने की मनाही होती है। और ये जो टेरिटरी जो होता है, वो नर बाघ जो होते हैं उनकी टेरिटरी जो होती है वो मादा बाघों से बड़ी होती है। मतलब कि एक नर बाघ जो है वो बहुत बड़े एरिया के, बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर राज करेगा, जिसमें कि 2-3 मादा बाघों की टेरिटरी हो सकती है। तो बाघ जो है वो अकेले रहने वाला जानवर है, वो टेरिटरी में रहता है, और वो अपने टेरिटरी का जो निशान है वो कई तरीकों से लगाता है। जैसे आप देखेंगे कि पेड़ों के ऊपर वो पेशाब करता है,
तो अगर बाघ पेशाब कर रहा है तो आप पेड़ों के ऊपर कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा है। मैं आगे फोटोग्राफ में दिखाऊंगा। कभी कभी वो जमीन के ऊपर खरोच मारता है, कभी कभी पेड़ों के ऊपर नाखून मारता है, कभी कभी अपने गालों को जो है या जो चेहरा होता है उसका आंखों के पास, उसको पेड़ों से रगड़ता है। कभी कभी जो जमीन के ऊपर जो झाड़ियां होती हैं उसको वो उसको भी वो नोचता है, पीछे वाले पैर और आगे वाले पैर से। ये सब इसलिए होता है कि ताकि वहां दूसरे जो बाघ आए उनको पता चल जाए कि यहाँ पहले से ही कोई बाघ है। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये बाघ जो है इस पेड़ के ऊपर पेशाब कर रहा है। पेशाब करने से यहाँ पे अगर दूसरा बाघ आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे एक बाघ पहले से है, ये उसकी टेरिटरी है, किसी दूसरे बाघ का क्षेत्र है ये, अगर उसे यहाँ रहना है तो उससे इस बाघ से लड़ाई करनी होगी। ये देखिए एक दूसरा बाघ है जो आकर के किसी दूसरे बाघ के टेरिटरी को पहचानने की कोशिश कर रहा है, गंध को जो पेशाब है उसको पहचानने, उसको सूंघ कर पहचानने की कोशिश कर रहा है कि ये कौन सा बाघ है या दूसरा बाघ है। बाघ जब मल त्याग करते हैं तो उससे भी वो अपनी टेरिटरी मार्किंग करते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया होती है बाघों में। मल त्याग, हम मल त्याग करते हैं अपने शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को निकालने के लिए, लेकिन बाघ जो है मल त्याग दोनों काम के लिए करता है। वो मल त्याग भी करता है और इसे अपने टेरिटरी, अपने अधिकार क्षेत्र की भी वो सीमांकन करता है, जिससे दूसरे बाघों को पता चल सके कि यहाँ एक बाघ पहले से है। हम लोग बाघों को बोलते हैं कि बाघ एक अम्ब्रेला स्पीसीज है। अम्ब्रेला कहने का मतलब कि छाता। जैसे कि हम छतरी जब हम लोग लेके चलते हैं तो देखते हैं एक छाता हम खड़े कर लेते हैं, एक छाता अगर हम खोल लें तो नीचे 4-5 बच्चे उसके अंदर जरूर आराम से आ जाते हैं, है ना। कोई भी हम लोग स्कूल से घर जा रहे हैं और बारिश आ जाए और सिर्फ एक बच्चे के पास भी छाता हो तो उसके नीचे 4-5 बच्चे जरूर छुपने का कोशिश करते हैं और छुप जाते हैं। बाघ भी उसी तरह का एक जानवर है। ये इसे एक अम्ब्रेला स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, इसको हम अम्ब्रेला स्पीसीज इसलिए कहते हैं कि अगर हम बाघ का संरक्षण करें या बाघ को बचाएं तो उसके साथ साथ वहां पे पाए जाने वाले जो अन्य जीव हैं, वो छोटे कछुए, छोटे खरहे से लेकर के बड़े हाथी तक के जैसे जानवर जो हैं उसकी भी रक्षा होती है। क्योंकि बाघों की बहुत सारी जरूरतें हैं। अगर हमें बाघ बचाना है तो हमें उन जरूरतों को बचाना पड़ेगा, बाघ की जरूरतों को बचाना पड़ेगा या उसको बढ़ाना पड़ेगा। और जब उसको हम बढ़ाते हैं या बचाते हैं तो उसके ऊपर अन्य दूसरे जीव भी पलते हैं, जैसे हिरन हो गया या खरहा हो गया, और इसकी चर्चा मैं विस्तृत करूंगा आगे। तो बाघ को हम अम्ब्रेला स्पीसीज भी कहते हैं कि बाघ के छतरी के नीचे, बाघ की छत्र छाया में बहुत सारे जीव पलते हैं, इसीलिए बाघ जो है वो एक अम्ब्रेला स्पीसीज है। ये आप लोग याद रखें कि बाघ के छत्र छाया में कई अन्य जीव पलते हैं, इसलिए बाघ जो है एक अम्ब्रेला स्पीसीज है। बाघ को फ्लैगशिप स्पीसीज भी कहते हैं। फ्लैगशिप कहने का मतलब कि ये झंडा हमारा जो है वो, अगर इसकी हम लोग संरक्षण की बात करें या वन्य जीव संरक्षण खाद की बात करें या पारिस्थितिकी संरक्षण की बात करें, तो बाघ जो है उस संरक्षण का झंडा थामे हुए है ना। ये फ्लैगशिप क्या होता है? ये एक ऐसा झंडा होता है जो कमांडर का झंडा होता है वो, और किसी भी बड़े जो समुद्री जहाज होते हैं उसमें लगाया हुआ होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से बाघ जो है वो संरक्षण का जो है वो झंडा लहरा रहा है। और इसका मतलब ये होता है कि संरक्षण के क्षेत्र में अगर हम बातें करें तो बाघ की चर्चा जरूर होगी, है ना। बाघ उस झंडे को का बेयरर है, उस झंडे को लेकर के घूम रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाघ ही सिर्फ फ्लैगशिप स्पीसीज है, दूसरे अन्य स्पीसीज, अन्य प्रजातियां भी फ्लैगशिप होती हैं अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों में। लेकिन जो हमारे भारत के जो जंगल हैं, वो मध्य भारत के जंगल हों या पूर्वी भारत के जंगल हों या पश्चिमी घाट के जंगल हों या नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी देश के जो जंगल है, वहां पे बाघ जो है, बाघ के नाम पर अन्य जातियों का संरक्षण होता है। तो इसलिए बाघ को हम लोग फ्लैगशिप स्पीसीज भी बोलते हैं। उसी तरह बाघ को हम लोग की स्टोन स्पीसीज भी बोलते हैं। की स्टोन आप देखे होंगे, आप जब इस तरह की आप लोग देखें इस फोटो में, जो दाहिने तरफ जो एक ये आर्च दिख रहा है, आप लोग देखेंगे जब घर बनाते हैं तो कभी कभी हमारे घर में भी ऐसा ऐसा जो है ऐसी संरचना हम बनाते हैं। तो इसमें ये जो ऊपर का जो पत्थर होता है उसको हम लोग की स्टोन बोलते हैं। इसी पत्थर के ऊपर दोनों तरफ का जो आर्च का जो है वो टिका हुआ होता है। तो इस पूरी संरचना में, जब बिल्डिंग की इस संरचना में इस पत्थर का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये पत्थर नहीं रहे तो पूरी की पूरी जो ये संरचना है वो गिर जाएगी। तो बाघ भी अपने पारिस्थितिक तंत्र में एक की स्टोन है। अगर इसको हम लोग हटा दें बाघ को,
तो बाघ जो है वो, तो ये जो पूरी पारिस्थितिकी तंत्र की जो संरचना है वो ढह जाएगी। तो इसलिए बाघ को की स्टोन स्पीसीज भी बोलते हैं। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं दाहिने तरफ बीच में जो दिखाया जा रहा है वो की स्टोन है, जिसपे की सारी संरचना टिकी हुई है। और ऐसा है कि सिर्फ बाघ ही की स्टोन स्पीसीज नहीं है, जो अन्य जो प्रजातियां हैं या जो कि मांसाहारी होती हैं, प्रीडेटर होती हैं, जो कि दूसरे जीवों का शिकार करके अपना जीवन यापन करती हैं, वो ज्यादातर वैसी प्रजातियां जो बड़ी प्रजातियां होती हैं वो की स्टोन होती हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो जिन्हें हम इकोसिस्टम इंजीनियर बोलते हैं, जैसे हाथी। हाथी क्या होता है कि हाथी अलग अलग जगहों पे जब जाता है, चलता है, तो जंगल में तरह तरह के बदलाव करता है। जैसे बड़े पेड़ों को गिराता है खाने के लिए, तो जो सूरज की रोशनी है, बड़े पेड़ अगर वहां से हट जाएंगे तो सूरज की रोशनी जो है वो जंगल की जमीन तक पहुंचती है, जहां पे छोटे पौधों को सूरज की रोशनी मिलती है और वो छोटे पौधे बढ़ते हैं। कभी कभी हाथी जो है वो कई चीजों को खाता है और उनके जो बीज होते हैं, बीजों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है अपने पाचन तंत्र के सहारे। उसको खाता है और उसका जो गोबर होता है वो दूसरे जगह जब गोबर करता है तो उसमें से फिर से नए पौधे निकल जाते हैं। तो वैसे जीवों को इकोसिस्टम इंजीनियर बोलते हैं। तो हाथी भी एक की स्टोन स्पीसीज है। अगर हाथी नहीं रहे तो जंगल का ये जो काम है वो नहीं होगा। आप मधुमक्खी के बारे में सुने होंगे। मधुमक्खियां भी क्या करती हैं? परागन करती हैं, पॉलिनेशन करती है। एक फूल से पराग उठाती हैं, दूसरे फूल पे ले जाकर के डालती हैं, जिससे परागन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है और फल बनता है। अगर मधुमक्खी नहीं रहे तो ये काम नहीं होगा। तो मधुमक्खी भी जो है वो एक की स्टोन स्पीसीज है। अगर मधुमक्खी ये काम नहीं करे तो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पे उसका असर पड़ता है। तो बाघ जो है की स्टोन स्पीसीज है। तो बाघ की स्टोन स्पीसीज है, बाघ फ्लैगशिप स्पीसीज है और बाघ अम्ब्रेला स्पीसीज है ना। ये हमें ध्यान रखना है, इसलिए बाघ जो है वो महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा हम बाघों की जरूरतों को देखें कि बाघ की जरूरतें क्या है। बाघ को खाना चाहिए, और अगर खाना चाहिए तो हमें उसके लिए हिरन जैसे जानवर होने चाहिए। प्रतिदिन एक बाघ जो है 5 से 6 किलो मांस खाता है, क्योंकि ये मांस भक्षी है। और साल में इसको करीब करीब 2 से 2,500 किलो मीट चाहिए। तो अगर हमें बाघ को बचाना है तो हमें हिरन जैसे शाकाहारी जानवरों को बचाना पड़ेगा। शाकाहारी जानवरों को बचाने के लिए हमें घास को बचाना पड़ेगा, हमें पानी को बचाना पड़ेगा। इसलिए बाघ के खाने के लिए हमें पूरे जंगल को बचाना होगा। ऐसा नहीं है कि हम हिरन को सिर्फ बचा लेंगे। हिरन तभी बचेगा जब वहां वनस्पतियां बचेंगी, हिरन तभी बचेगा जब वहां पे पानी बचेगा। तो बाघ को खाना उपलब्ध कराने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। अर्थात बाघ को हम बचा रहे हैं तो पूरे जंगल को बचा रहे हैं। बाघ को पानी की भी जरूरत होती है, बाघ पानी पीने के लिए। और बाघ जब गर्मी का मौसम होता है तो बहुत अच्छे, ये आप देखेंगे, बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। आप पानी में बैठे हुए बाघों को देख सकते हैं कई जगहों पर, खास करके शुष्क क्षेत्रों में, सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत के कई क्षेत्रों में आप देखेंगे कि बाघ जो है वो पानी के अंदर बैठा हुआ है गर्मी के दिनों में। और बाघ को पानी की भी आवश्यकता होती है पीने के लिए। तो अगर पानी नहीं रहेगा तो बाघ नहीं रहेगा। तो अगर हमें को बचाना है तो बाघ की जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा, जिसमें से पानी जो है वो दूसरी इंपॉर्टेंट जरूरत है। तीसरी जरूरत बाघ की है वो है कवर। कवर कहने का मतलब कि ऐसा जगह जिसमें वो छिपने का उसके लिए स्थान हो। और बाघ को छिपने का स्थान इसलिए चाहिए कि बाघ जो है वो किसी भी शिकार को दौड़ाकर शिकार नहीं करता है। अगर उसे हिरन को मारना है तो वो दौड़ाकर शिकार नहीं करेगा, वो छिप करके शिकार करेगा। वो झाड़ी में छिपा हुआ रहता है। उसके बाद जब वहां से हिरन या कुछ दूसरे जो शाकाहारी जीव हैं वो गुजरते हैं तो उनको छलांग लगा करके पकड़ लेता है। बहुत कम दूरी तक ये दौड़ता है, दौड़ा करके पकड़ता है अपने जानवरों को। तो अगर इस तरह के कवर या छिपने की जगह नहीं रहेगी तो बाघ जो है वहां पे वैसे जगहों पे नहीं रहेगा। अगर दूसरे उसके जो अन्य शत्रु हैं, मान लीजिए कोई दूसरा मनुष्य है या कोई अन्य जानवर है, उनसे भी बचने के लिए बाघ जो है वो ऐसी जगहों को तलाशता है जहां पे वो छुपा हुआ रह सके, छुप सके। तो बाघ के जरूरत के लिए ये तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जगह है वो है लार्ज हैबिटेट। बाघ जो है वो उनको रहने के लिए बहुत बड़े जगह की जरूरत पड़ती है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि बाघ जो है टेरिटोरियल एनिमल होता है। अगर किसी जगह पे वो हमारे मनुष्य के जैसा नहीं है कि हमारे यहाँ कमरा छोटा हो फिर भी हम लोग उसमें 10 लोग रह जाते हैं, 10 लोग सो जाते हैं, या शहर छोटा हो उसके बाद भी हम वहां पे भीड़ लगा लेते हैं, वहां पे हजारों हजार लोग रहते हैं। बाघ ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो टेरिटोरियल एनिमल होता है। अपने टेरिटरी में, अपने क्षेत्र में दूसरे को नहीं रहने देगा।
और वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि कम से कम 900 से 1000 वर्ग किलोमीटर का एरिया चाहिए अगर वहां पे बाघों को आपको लंबे समय तक जीवित रखना है। तो इस क्षेत्र में, इतने बड़े क्षेत्र में करीब करीब 20 बाघिन जो है वो रहती हैं 1000 स्क्वायर किलोमीटर, 1000 वर्ग किलोमीटर एरिया में। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1000 किलोमीटर का एरिया एक जगह आपको दे दिया जाए और तो उसमें बाघ रह करके और अनंत काल तक वहां बचा रह जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बाघों को दूसरे जगह भी जाना होगा। दूसरे एक जगह अगर बाघ बढ़ेंगे तो बाघों को वहां से निकल करके दूसरे जगह जाना होता है, दूसरे अधिवास में जाना होता है। तो हमें बाघ को अगर बचाना है तो बहुत बड़े जंगल को बचाना होगा। और बाघ संरक्षण के मूल सिद्धांतों में से यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आप बड़े बड़े जगहों को, बड़े बड़े जो जंगल हैं, जंगलों को और अधिवास को, बाघ के अधिवास को बचाएं। और मैं एक बात यहाँ और बता देना चाहूंगा कि जब हम लोग बाघ के अधिवास की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ जंगल नहीं है, जंगल है, घास के मैदान हैं, झाड़ियां हैं, सभी बाघ के अधिवास है। हम लोग ये सोचते हैं कि ये घास का मैदान है, ये तो बेकार है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो घास का मैदान जो है बाघ के अधिवास का एक अभिन्न अंग है। हमें घास के मैदान भी बचाना है, हमें झाड़ियां भी बचानी है, हमें जंगल भी बचाना है, हमें पानी भी बचाना है। तो ये सारी चीजें जो है बाघ के अधिवास का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। तो बाघ के संरक्षण के लिए अगर हम इतनी चीजों को बचा रहे हैं, अगर हम नदी को बचा रहे हैं तो नदी में रहने वाले जीव बचेंगे। अगर हम बाघ को रखने के लिए घास बचा रहे हैं तो घास पर आश्रित जितने भी जीव हैं वो बचेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखें, ये बाघ अलग अलग अधिवासों में है। अगर बाघ के लिए हमें घास बचाना है तो घास में इस तरह के जो घास में रहने वाली प्रजातियां हैं, बंगाल फ्लोरिकन है, फ्रैंकोलिन है, इस तरह के जो संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं, वो पक्षियों की प्रजातियां हों या अन्य जो स्तनधारी प्राणी होते हैं, उनकी प्रजातियां हों, वो इस घास के मैदान में रहती हैं। और बाघ को बचाने के लिए हमें इस घास के मैदान को बचाना जरूरी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बाघ को बचाने के लिए ये घास आप बचा रहे हैं तो घास पर आश्रित दूसरे जीव भी यहाँ रहते हैं। जैसे बंगाल फ्लोरिकन आपको हिमालय की तराई में या फिर असम में आपको मिलता है। पिग्मी हॉग एक छोटा सा एक सुअर प्रजाति का एक जानवर होता है। पिग्मी हॉग बहुत ही छोटा होता है, जो कि भारत के मानस नेशनल पार्क के और उसके आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है। वो जो कि ग्रासलैंड में ही रहता है। अगर वो घास के मैदान नहीं हो तो पिग्मी हॉग और बंगाल फ्लोरिकन जो है वो विलुप्त हो जाएगा। तो बाघ को बचाने के लिए हम इन घास के मैदानों को बचाते हैं तो इसका मतलब है कि हम उन प्रजातियों की भी रक्षा कर रहे हैं। अगर हम घास के मैदान बचा रहे हैं तो हिरन जैसे जानवर भी बचा रहे हैं। हम बड़े जानवर जैसे गौर, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन बाइसन भी इसको बोलते हैं, लेकिन इसका जो असली कॉमन नेम है वो गौर है, जो हमारे यहाँ कैटल या जो गाय प्रजाति थी, गोवंशीय जानवर का ये जंगली रूप है, वाइल्ड कैटल है ये, गौर इसको हम लोग बोलते हैं। तो जहां बांस के वन अगर हम बचा रहे हैं बाघ को बचाने के लिए तो वहां पे ये गौर भी बचेगा। और हमको ये हिरन और गौर इसलिए बचाना है कि बाघ को उसके ऊपर आश्रित रहना है खाने के लिए। और जब हम जंगल बचाएंगे तो हमें पता है जंगल जो है वो नदियों की माँ है। जंगल से ही नदियां निकलती हैं, पहाड़ों से नदियां निकलती हैं। अगर जंगल नहीं रहेगा तो पानी जो है, जो बारिश का पानी है या जो बर्फ पिघलने से जो पानी आता है वो ऊपर ऊपर बढ़ के चला जाएगा और वहां पे जो पानी है वो सरफेस वाटर फ्लो बहुत ही कम हो जाता है। जो धरती के ऊपर से जो पानी बहता है नदी के रूप में या तालाब या झील के रूप में, वो कम हो जाता है। इसीलिए हम लोग जनरली कहते हैं कि जंगल नदियों की माँ है। और अगर हम बाघ बचा रहे हैं तो जंगल बचा रहे हैं, जंगल बचा रहे हैं तो हम नदियों को बचा रहे हैं। अगर नदी बचेंगे तो देखिए इस तरह के जीव बचेंगे, वो गंगा की डॉल्फिन हो, घड़ियाल हो, कछुए हो या अन्य हम जो मछलियां खाते हैं वो मछलियां हो। अगर नदी नहीं रहेगी तो ये सब जीव भी नहीं बचेंगे। तो यहाँ बाघ डायरेक्ट आप देखेंगे कि किसी चीज को नहीं बचा रहा है, लेकिन बाघ के संरक्षण के लिए जब हम जंगल को बचाते हैं तो उसका प्रभाव अन्य जीवों के ऊपर पड़ता है। अन्य जीव भी हमारे बीच में रहते हैं और ये बाघ का जो ये नदियां हैं वो नदियां कहीं और से निकलती हैं और इसका फायदा जो है वो कहीं और होता है। आप देखिए अभी भारत में जो टाइगर रिजर्व्स हैं, बाघों के लिए जो संरक्षित क्षेत्र हैं, हमारे यहाँ अभी 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें से कि 600 से ज्यादा नदियां निकलती हैं इन टाइगर रिजर्व से। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं एक उत्तराखंड और यूपी और बिहार जो हिमालयन तराई है,
हिमालय की तराई का हम आपको यहाँ मैप दिखा रहे हैं। वहाँ देखिए ये जो हरा एरिया है, ये हरा जो है वो वहाँ का टाइगर रिजर्व है, वहां से ये नदियां निकल रही हैं। ये नदियां इन्हीं टाइगर रिजर्व से निकलती हैं। अगर ये जंगल नहीं रहेंगे, ये जंगल हमने क्यों बचा करके रखा है? क्योंकि वहां पे बाघ है, और ये अगर जंगल नहीं बचेंगे तो इन नदियों का पानी सूख जाएगा। इस प्रकार देखिए यहाँ ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार में, जहां हमने करीब 17-18 साल मैंने काम किया है। वहां भी देखिए कितनी नदियां निकलती हैं, और ये छोटी छोटी नदियां बड़ी नदी में मिलती है। तो नदियों को बचाना है तो हमें जंगल को बचाना होगा, जंगल को बचाना है तो हमें बाघ को बचाना होगा। आप देखिए ये एक दूसरा एक कलाकड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। इसको हम लोग बोलते ही हैं रिवर सेंचुरी। क्यों? क्योंकि यहां से 14 नदियां निकलती है। आप सोच लें कि ये कितना महत्वपूर्ण जगह है। ये एक टाइगर रिजर्व है, ये बाघों का अधिवास है। अगर बाघ नहीं होते तो शायद, क्योंकि बाघ हमारा फ्लैगशिप स्पीशीज है, बाघ नहीं होते तो हो सकता है ये जंगल हम किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करते, वहां पर जंगल से लकड़ी निकालते, या वहां से अन्य जो जंगली पदार्थ होते हैं उसको निकालते, और ये जंगल विनष्ट हो जाते, या उनकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती। और क्वालिटी खराब होने का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जंगल गए, यहाँ से जो 14 नदियां हैं, 14 नदियों में पानी कम होगा। ये आप लोग आगे भूगोल और जियोलॉजी में पढ़ेंगे, जब आप लोग आगे की कक्षाओं में जाएंगे। तो जो रिवर सेंचुरी है कलाकड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु का, उसको हम लोग रिवर सेंचुरी बोलते हैं, क्योंकि वहां से 14 नदियां निकलती हैं। और ये क्षेत्र जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है भारत के दक्षिणी भाग में। अभी अभी एक 2023 में नहीं, एक बात और बता दूं कि जब पिछली बार मैं बात कर रहा था कि बाघों को बाघों की एक अच्छी आबादी को रखने के लिए 1000 स्क्वायर किलोमीटर, 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का जगह चाहिए। लेकिन हमारे भारत में उतने बड़े जगह है नहीं, या विश्व में दूसरे जगहों पर भी इतने बड़े जगह हो सकता है कि न मिले। तो इसके लिए जरूरत क्या होती है कि जो बाघों के जो अधिवास हैं, जो बाघ वाले जंगल हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहे। आप इस फोटो में इस ये जो नक्शा मैं दिखा रहा हूँ, ये जो मैप दिखा रहा हूँ, उसमें आप देखिए ये जो पर्पल कलर का जो है, बैगनी कलर का जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये टाइगर वाले जंगल हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं। और ये जो हरा वाला जो दिख रहा है, ये उसके बीच का कॉरिडोर या कनेक्टिविटी है। तो अगर बाघ एक जगह पे बढ़ता है तो उसको यहाँ जाना जरूरी है, क्योंकि बाघ की संख्या बढ़ेगी तो बच्चे बाहर निकलेंगे तो उन्हें सुरक्षित रास्ता, गलियारा चाहिए। अगर ये सुरक्षित रास्ते नहीं रहेंगे तो बाघ दूसरे अधिवास में पहुंच नहीं पाएगा। तो बाघ को बचाने के लिए हम इस तरह के गलियारे या कॉरिडोर का को भी बचाते हैं। और जब कॉरिडोर बचाते हैं तो इसका मतलब है कि जो जंगल है, जो जंगल हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में बंट रहा था, वो एक तरीके से जुड़ा रहता है। यहाँ से कोई जानवर यहाँ से दूसरे जगह पे भी जा सकता है, और दूसरे जगह से तीसरे जगह पे भी जा सकता है। और अगर ये कॉरिडोर बचते हैं तो इससे बहुत सारे जीव जिनकी जनसंख्या कम होने लगती है, लेकिन अगर कॉरिडोर हम लोग बहाल कर दिए तो देखा गया है कि ऐसे जीवों की संख्या बढ़ जाती है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि बाघों को बचाने के लिए हम इस कॉरिडोर को बचा रहे हैं, और इस कॉरिडोर, इस गलियारे को बचाने से सिर्फ बाघ ही नहीं बल्कि अन्य जीवों के ऊपर भी इसका सुप्रभाव पड़ता है। इसका अच्छा प्रभाव उन जीवों की संख्या के ऊपर पड़ता है। यहाँ पे जंगल भी जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अगर बाघ के गलियारे की बात ना करें तो हमारे ये जंगल जो है वो छोटे छोटे टापुओं में तब्दील हो जाएंगे। और ये गलियारों की चर्चा हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम बाघ को बचाना है। तो बाघ इस तरह से अन्य जानवरों को भी सहायता करता है। बाघ जो है बहुत प्रकार की पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करता है, इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं। जो टाइगर जहां पे रहता है, जिस जंगल में रहता है, वहां से बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती हैं जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं। वहां से लोगों को नौकरी मिलता है, लोग मछली निकालते हैं, लोगों को जलावन मिलता है, चारा मिलता है, मवेशियों को बांस मिलता है। उसी प्रकार जो वहां जैव विविधता है उसका संरक्षण होता है। लोग वहां घूमने जाते हैं, उसका संरक्षण, उसकी वो भी एक सर्विस है जो कि टाइगर रिजर्व से मिलती है। तो भारत में एक इस तरह की एक अध्ययन किया गया कि जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो कितने प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं, न सिर्फ जीव जंतुओं को या जैव विविधता को, बल्कि मनुष्यों को भी। तो हम लोगों ने देखा कि जो टाइगर रिजर्व है 25 प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे पानी है, पॉलिनेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण है, अवशोषण है, या टूरिज्म के रूप में लोगों को आने जाने का जगह मिलता है। जहाँ टाइगर रिजर्व से वहाँ टूरिस्ट लोग जाते हैं, हम वहाँ जाकर के खुश होते हैं, हम वहाँ जाकर के अपने सुकून महसूस करते हैं। ये सारी सुविधाएं जो है वो इकोसिस्टम सर्विसेज में आती हैं। तो बाघ जो है वो करीब करीब 25 बाघ का जो टाइगर रिजर्व है जहां बाघ रहते हैं,
वो 25 तरह के इकोसिस्टम सर्विसेज देते हैं, और जिनका जो एनुअल, अगर प्रति वर्ष हम देखें कि उसका उसका कितना है, वो उसका भाव कितना है, तो करीब करीब 8 अरब से लेकर के 18 अरब इस मूल्य की जो है वो हमें इकोसिस्टम सुविधाएं बाघ के अधिवास से मिलता है भारत में। तो आप देखिए कि बाघ से हमें कितने का फायदा मिल रहा है। हम सिर्फ बाघ को बचा रहे हैं, तो सिर्फ एक जंगल नहीं बचा रहे हैं, बल्कि उससे इतने उसकी सुविधाएं भी ले रहे हैं, करीब करीब अरबों, 17-18 अरब की सुविधाएं ले रहे हैं। ये अलग अलग तरह की इकोसिस्टम सर्विसेज है। अभी अभी एक रिसर्च 2023 में आया जिसमें ये दिखाया गया है कि जो जो शोधकर्ता थे उन्होंने सर, आई एम सॉरी इंटरप्टिंग, बट एक्चुअली सैटरडे है, स्कूल्स आज हाफ डे ही होते हैं। अच्छा, तो हम अगर 2 आप मिनट, थोड़ा सा 1 से 2 मिनट में, हाँ, 1 से 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं। ओके सर। तो ये 15 टाइगर रिजर्व का अध्ययन किया गया, जिसमें से 11 में ये पाया गया कि टाइगर रिजर्व में बनने के कारण वहां पे जो है वो जंगल का दोहन नहीं हुआ, जंगल नहीं कटे। तो बाघ अगर हम बचाए तो जंगल को भी हमने बचाया है, उसके चलते वन का जो विनाश है वो नहीं हुआ। अब हम देखें कि बाघ जो है एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, IUCN रेड लिस्ट में एक संकटग्रस्त प्रजाति है। ये कई प्रकार की जो थ्रेट है उसका सामना कर रहा है, जैसे बाघों का शिकार होता है उसके चमड़े के लिए, और कभी कभी हम उसको इस तरह के फंदे लगा करके मार देते हैं, कभी कभी जहर दे करके मार देते हैं। तो बाघ इन सारे सुविधाओं को देते हुए भी एक मनुष्य का जो हमारा जो ग्रीड है, हमारा जो लोभ है, उसका उसका ये शिकार बनता जा रहा है ना। बाघ के जो अधिवास हैं उसमें क्षरण हो रहा है, बाघ के अधिवास के क्षरण होने से जो बाघों की संख्या है वो कम हो रही है। बाघों के साथ साथ हम जो बाघ जिन जानवरों पर आश्रित रहते हैं उनका भी हम शिकार करते हैं, जैसे हिरन का शिकार करते हैं। अगर हिरन का शिकार करेंगे, हिरन को मारेंगे, हम उसके लिए फंदे लगाएंगे, तो बाघ क्या खाएगा? अगर बाघ को खाना नहीं मिलेगा तो बाघों की संख्या में कमी आएगी। तो ये बाघ जो है कई तरीके के समस्याओं का वो देख रहा है, फेस कर रहा है। अभी हम इस साल आपको बता दें कि बाघ के संरक्षण के लिए भारत में 1973 में एक कदम उठाया गया, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, और इस साल हम इस प्रोजेक्ट टाइगर का 50वां साल मना रहे हैं। आप देखे होंगे ये अपने प्रधानमंत्री ने बाघों के 50 साल होने पर, बाघ परियोजना के 50 साल होने पर ये 50 रुपए का सिक्का भी निकाला है। ये आप देखें, अपने स्कूल में बात करें, आपको कहीं से मिल जाए तो आप इसको रख सकते हैं। तो बाघ परियोजना के 50 साल हुए, जो कि भारत में एक प्रजाति के संरक्षण के लिए उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। और इसका एक बहुत बड़ा प्रयास, ये जो प्रयास हुआ, इसका एक बहुत बड़ा जो रिजल्ट या जो परिणाम है वो हम देख सकते हैं कि बाघों की संख्या में अनवरत वृद्धि। 2006 में हमारे यहाँ सिर्फ 1411 बाघ थे, और अभी जो लेटेस्ट हमारे पास जो बाघों की गणना हुई, तो हमारे पास करीब करीब 3600-3700 बाघ हैं। तो ये बाघों के टाइगर रिजर्व बनाने के बाद, प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत होने के बाद बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। हम बाघों के संरक्षण की बात कर रहे हैं। हमने इस प्रेजेंटेशन में कई अलग अलग वेबसाइट से फोटोग्राफ लिए हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं एक्नॉलेज करता हूं उन्हें, और धन्यवाद। धन्यवाद सर, इतने अच्छे तरीके से हमें बाघों के बारे में बताने के लिए। अगर समय का कमी ना होती तो हम आपको और लंबा सुनना चाहेंगे और आपसे फिर आकर एक बारी लंबे तौर पर बात करना चाहेंगे। आप सबको मैं बताना चाहूंगी कि मेरे पास अभी ऐसा देखने में लगता है कि सिर्फ 80-85 लिंक ही जुड़े हैं, बट इन हर लिंक के ऊपर आप जैसे देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, और जो मुझे अभी तक पता चला है, जो गिनती मेरे पास आ रही है, लगभग 650 से ज्यादा बच्चे हैं जुड़े हुए हैं, और गिनती ये बढ़ती जा रही है। तो सर, आपके साथ इस वक्त आपकी आवाज लगभग 650-700 बच्चे तो सुन ही रहे हैं। सही नंबर मेरे को शायद थोड़ी और देर में पता चलेगा। मेरा बच्चों से अनुरोध है, जैसे सर ने शुरुआत में कहा था, कि प्लीज आपके पास जो भी सवाल है आप लिखकर हमें बाद में भेज सकते हैं। हम जानते हैं आज शनिवार है और आप सबको अपने पेरेंट्स के पास वापस घर पहुंचना है, तो बट सर हम ये वादा लेकर रखेंगे कि अगर हमारे बच्चों के सवाल आते हैं तो हम उन पर फिर पहुंचेंगे और उनसे उन सवालों के जवाब जरूर चाहेंगे कि हम बच्चों को देना चाहते हैं। जरूर जरूर इसी जरूर। के साथ थैंक यू सर। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हमारे साथ समय निकाला और जुड़े। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मैडम अंजना सुचिता टिर्के। वो देवास प्रादेशिक प्रभाग के कार्य किया है। पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना में बाघ पुनः परिचय कार्यक्रम में योगदान दिया है।
इसके बाद संजय टाइगर रिजर्व सीधी में भी काम किया है और बाघों की निगरानी के लिए प्रोटोकॉल बनाने में मदद की है। कान्हा टाइगर रिजर्व में बफर और कोर दोनों में उप निर्देशक के रूप में काम किया है और वन्यजीव संरक्षण के लिए विश्वास निर्माण उपायों को विकसित करने के लिए बफर समुदाय और अन्य हितधारकों के साथ बड़े पैमाने पर काम किया है। जबलपुर प्रादेशिक संभाग में डीएफओ के रूप में भटकते हुए तेंदुओं के बारे में आम लोगों और मीडिया के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए काम किया है। जबलपुर में तेंदुओं की आबादी के बारे में शोध करने में मार्गदर्शन भी किया है। हम बात कर रहे हैं हमारी अंजना सुचिता टिर्के मैम की। She is Deputy Conservator of Forest and ICFRE, Institute of Forest Productivity, Ranchi. Welcome you, ma'am. We are so happy to have you and request you कि आप वन जीव संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका पर हमें एनलाइटन करें। Thank you so much, ma'am, for joining us. मैम हम आप आई थिंक आप म्यूट हैं मैम। अंजना मैम। मैम हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। बच्चे आपको सुन रहा है कहीं, ऐसा तो नहीं है सिर्फ मेरे? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। नो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, थैंक यू। बच्चों मैम कोशिश कर रही हैं, प्लीज आप हमारे साथ बने रहें। आपको बताएंगे अंजना मैम के साथ हमारे साथ और जुड़े हुए हैं कालीन बासुमत्री जी। इतने अंजना मैम जब तक हमारे साथ एक सेकेंड। अंजना में अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट नहीं है उनका, वो म्यूट हो रखा है। अंजना मैम कोशिश कर रही है, कृपया बने रहें। हाँ जी। बच्चों अंजना मैम जब तक हमारा अपना थोड़ा सा ही जो टेक्निकल ग्लिच आ जाता है ना, जो कि डिजिटल वर्ल्ड में हमें आसानी तो देता है कि हम सारे विशेषज्ञों से घर बैठे हुए ही बात कर सकें, उनको सुन सकें, बट कभी कभी कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं ऐसे जो हमें भी समझ में नहीं आते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कालीन बासुमत्री जी के पास। 2003 से 2021 तक कालीन ने मानस राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तरी काकलाबाड़ी इकाई समिति ABSU के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अवैध शिकार और कटाई को रोकने के प्रयासों का नेतृत्व किया है। मानस माउजिंगेट्री इको टूरिज्म सोसाइटी की स्थापना करते हुए इन्होंने स्थानीय युवाओं को इको गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया है, सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा दिया है, संरक्षण प्रभारी के रूप में पूर्व शिकारियों को समर्पित स्वयं सेवकों में बदल दिया, यानी पोचर टू कंजर्वेटर्स। जान रहे हैं आप कितना बड़ा बदलाव है। इन्होंने बहुत सारे अवेयरनेस अभियान चलाए हैं, बहुत सारे संगठनात्मक सस्टेनेबल एक्टिविटीज की हैं। ये अपने संस्थान के प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने कहीं ऐसे पहलुओं का विस्तार किया है जिससे स्थानीय आजीविकाओं को बढ़ावा मिला है। महामारी के दौरान उन्होंने समुदायों की सहायता भी की है। इन्हें प्रभावशाली योगदान के लिए प्रतिष्ठित आउटलुक इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से भी 2021 में सम्मानित किया गया था। तो बुलाते हैं श्री कालीन बासुमत्री जी को और जानते हैं कैसे कम्युनिटी यानी सामुदायिक भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन को कैसे स्ट्रेंथन या सशक्त बनाया जा सकता है।
बुलाती हूँ कालीन बासुमत्री जी को। कालीन, so happy to have you with us. Thank you, Dr. Madam. Am I audible? बिल्कुल सर, Hello. all yours. Yeah. Yes. Yes sir, yes sir. So हाँ, तो खुशबू मैडम ने मुझे कांटेक्ट करके आपके यहाँ पर लेके आया, तो खुशबू मैडम को मैं मेरी तरफ से प्रणाम। और टेरी जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से ही मेरा इको टूरिज्म का आइडिया, वहाँ से ही ट्रेनिंग लेके हम मानस नेशनल पार्क के प्रिंस विलेजेस में थोड़ा बहुत काम किया था। और आपका टाटा स्टील जो वो हमारे जो इस रूट लेवल में जो हम काम कर रहा था, उसको थोड़ा प्रमोशन में टाटा स्टील ने बहुत हमको हेल्प किया। थैंक यू टाटा स्टील, टेरी। एंड जो अभी डॉक्टर समीर ने इतना डिटेल्स में टाइगर के बारे में बोला है, तो हमको भी बहुत अच्छा आइडिया मिला। मैं सोचता हूँ कि हमारा बच्चा लोग भी इस नेशन का, हमारा अपना देश का भविष्य बहुत हेल्पफुल हुआ है। तो मेरा जैसे कि मैं नॉर्थ ईस्ट में बिलोंग करता हूँ, मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा और हमारा कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो जितना सके उतना मैं आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करेंगे। हम लोग इतना बुकिश नॉलेज हमारे पास नहीं है, तो भी इम्पोर्टेंस को लेके उस टाइम का जो सर्कमस्टेंस है उसको लेके हम मानस से जुड़ के काम करना पड़ा। बेसिकली 2003 में 2003 से हम लोग वो स्पेशली कंजर्वेशन के लिए काम करना पड़ा। एक्चुअली उस टाइम में 1990 जो एक डिकेड है, इसमें मानस मतलब ख़त्म होने जा रहा था। तो उस टाइम में मैं ये जो नेहा ने बोला था ABSU बोल के, एप्सू ऑल बोडो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैं जुड़ा रहा था। मैं जहाँ बैठ रहा हूँ ये नज़दीक है यहाँ से, और मानस नेशनल पार्क भी जस्ट यहाँ से ही, वो हत्ता से हम इधर से भी हम देख सकते हैं। तो उस टाइम में मानस ख़त्म हो रहा था, तो बहुत रीजन है, पॉलिटिकल सिनेरियो उस टाइम में ठीक नहीं था। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स अपना ड्यूटी छोड़ के सब चला गया था। तो इसका वो अपॉर्चुनिटी लेके बाहर से आदमी लोग आके यहाँ का जो अनएजुकेटेड लोग है, हमारा अपना ही आदमी लोगों को लेके उन्होंने कुछ पैसा वगैरह देके कोचिंग करवाया, टिम्बर स्मगलिंग का काम करवाया। तो बहुत ये उस टाइम का बहुत बुरा हाल था। उस टाइम में ये हमारा समाज को लीड करने के लिए हमारे पास अच्छा नॉलेजेबल पर्सन नहीं था। जो भी था थोड़ा बहुत वो एक्सट्रीमिस्ट लोग है जिसके पास आर्म्स एम्यूनेशन रहता है। तो बहुत हमारे लिए कठिन था इसको समझाने के लिए, आदमी लोगों को समझाने के लिए। तो लकीली 2003 में हमारा एक पॉलिटिकल सोल्यूशन हुआ। उसमें हम हमारा जो भी हमारा इलाका का जो भी इलीगल आर्म्स एम्यूनेशन था वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना पड़ा। तो ये अपॉर्चुनिटी हमको मिला, तो हम डायरेक्टली हमारा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, हमारा ऑल बोडो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो भी पोस्टर्स है उन लोगों को हमारा ऑफिस में बुलाया और थोड़ा अवेयरनेस किया और उनको समझाया कि हमारा जो भी मांग है, जो डिमांड है वो मिल गया। अभी पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो गया। हमारा ये ज़मीन अपना ही ज़मीन है, हमारा ये जंगल जो है हमारा ही प्रॉपर्टी है, हमारा ही ज़मीन है। तो सबको ये समझाने के बाद इस इलाका का कोई लोग अराउंड 10 to 12 ऑर्चर्स हमारा ऑफिस में सरेंडर किया। वो हैंडमेड बंदूक जो नेक्स्ट स्लाइड आने से ठीक है। Am I audible? जी कालीन, नितिका फुल स्क्रीन कर देंगे आप प्रेजेंटेशन प्लीज। Can कालीन, मेरी सहयोगी नितिका आपकी प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हैं। तो okay. नेहा, मैंने फुल स्क्रीन ही किया था। आई डोंट नो ये अब बताइएगा, अभी फुल स्क्रीन आ रहा है? नहीं आया अभी।
मेरे इसमें एक्चुअली फुल स्क्रीन ही दिखा रहा है, स्क्रीन so Okay. स्क्रीन नितिका, स्क्रीन शेयर कर दीजिए, हम्म। स्क्रीन फुल स्क्रीन शेयर कर दीजिए, नॉट द विंडो। प्रेजेंटेशन मोड कर दीजिए, नीचे से वो जो परसेंटेज के साथ जो आइकन है I that did को that only. I did that only. Is it visible now? No. What you do, you restart sharing it and share the entire screen, not the window. Nitika, Okay. Nitika, you Can I- unshare and share again. Okay, I'll do Unshare that. and share again. And कालीन आप बात करते रहिए, तब तक आपका प्रेजेंटेशन हम लोग डाल रहे हैं। हाँ, यस, ओके। तो पोचर्स लोग हमारा ऑफिस में सरेंडर किया। कोई हैंडमेड बंदूक का जो पिक्चर है उसको मिलने से बच्चों के लिए थोड़ा हेल्पफुल होता। तो उस टाइम में ये जो पोचर्स लोग हैं, इन लोगों का सहारा लेके ही हम दूसरा जो भी पोचर्स है, टिम्बर स्मगलर्स है, उन लोगों को भी हम कन्विंस कर सका। तो ऐसे ही धीरे-धीरे हमारा जो इनिशिएटिव आगे बढ़ा और इसको कंटिन्यू करने के लिए हम लोग मानस मौजिगेंद्री इको टूरिज्म सोसाइटी, ये सोसाइटी स्टार्ट किया। फिर उस टाइम में बाहर से भी हमको बहुत सारा हेल्प मिला था। जैसे यहाँ हमारा डॉक्टर सिन्हा जी है WTI की तरफ से। उस टाइम में वो अशोक कुमार था, उस टाइम का वो WTI का बॉस था। उन्होंने आके, जैसे आज सिन्हा जी ने हमको बहुत अच्छे से समझाया, वो भी आके हमको मतलब समझाया था ऐसे ही। और हाँ, इधर उस टाइम का DC है डॉक्टर अनुद्दीन चौधरी। ये खुद ऑर्निथोलॉजिस्ट है, उन्होंने बहुत किताब भी लिखा है और हमारा आस से जाना जाता है। और ये सर ने, DC सर ने, उस टाइम का DC सर ने हमको बहुत सपोर्ट किया। जो काम हम एक्चुअली उस टाइम का इलीगल जैसा था, लेकिन सर ने हमको, हमारा उस टाइम का DC सर ने लीगली सपोर्ट किया। क्योंकि उस टाइम में हमारा इधर ऑफिस में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत, मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस और फॉरेस्ट का स्टाफ कोई भी नहीं था। इसलिए हमारा वो जो एप्सू का ऑफिस है, ऑल बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स यूनियन, वहाँ से ही हम लोग कंट्रोल कर रहा था। ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये पोचर लोग ऐसे ही मसान बना के, जहाँ वाटर बॉडी होता है, इसके सामने ऐसे मसान बना के राइनो, टाइगर ऐसा मारने के लिए हम लोग एम्बुश में रहता है। ये सब बहुत सारा था जंगल में, हम सब डिस्ट्रॉय किया। नॉट ओनली ऐसा कैंप है, उन लोगों का रहने के लिए दिन महीनों तक उन्होंने अंदर में ही बैठा था। तो ये सब हमने डिस्ट्रॉय किया। और ये जो नदी का जो ऊपर में रास्ता बना रहा था, हमारा कंजर्वेशन इनिशिएटिव को हम सस्टेन करने के लिए इको टूरिज्म स्टार्ट किया 2005 से। और इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ के लिए जंगल में हमारे लिए रास्ता की ज़रूरत था। तो उसको हमारा वॉलंटियर लोग, हमारा लड़का लोग, हमारा जो एक्सपोर्टर्स लोग है, उन्होंने ये रास्ता बनाया। और स्लाइड को कंटिन्यू कीजिए मैडम। फिर हाँ, ऐसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल लोग भी हमको बहुत सारा मदद किया। क्योंकि उस टाइम में फॉरेस्ट जो रेंजर्स होता है हमारे साथ में नहीं था। हम उन लोगों को बुला के हमारे साथ जॉइंट पेट्रोलिंग करना पड़ेगा बोल के, हमारा 10 आदमी रहने से उनका एक होता है ऐसा 10 साल अलग अलग कैम्प में हम लोग हमारा काम को लीगलाइज करने के लिए कोशिश कर रहा था। फिर 2007 में हमारा जो इलीगल आर्म्स एम्यूनेशन था, उसको हम DC ऑफिस में ले जाके ऑफिशियली सरेंडर करवाया। इसके बाद स्लाइड को कंटिन्यू करते रहने से हम हाँ, इसको थोड़ा पॉज कीजिए, होल्ड कीजिए। इधर इसमें जो 2 आदमी दिखाई दे रहा है, ये
जो ग्रीन यूनिफॉर्म में जो है वो हमारा एक्सपोचर है, और जो पीछे का है वो फॉरेस्ट ऑफिशियल है। हम जॉइंट पेट्रोलिंग ऐसा ही कर रहा था। ये जो पोचर है, एक्सपोचर, ये हार्डकोर पोचर था। उन्होंने इंटरव्यू में बोलता है कि हाँ, वो कि फैक्ट ही है, लेकिन वो बहुत सारा हाथी वगैरह उन्होंने पोचिंग किया था पहले, फिर हमारे साथ जुड़ के बहुत अच्छा काम किया। जो भी 50 लोग हैं उन लोगों का इंफॉर्मेशन हमको दिया, और जो भी रिमेनिंग 50 है उसको हमारे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उन्होंने बहुत सारा मदद किया है। कंटिन्यू कीजिए मदद। जो नेक्स्ट स्लाइड लेके आने से ठीक है। ये जो फोटो है इसमें यूनेस्को की तरफ से टीम आया था, जो पहले का फोटो है। यूनेस्को से हमारा इधर 2005 में हम जो ग्राउंड लेवल में कंजर्वेशन कर रहा है उसको उन्होंने इंफॉर्मेशन मिला था, फिर आके हमारे इधर आया, हम लोग मेमोरेंडम दिया। फिर इसको जो एंडेंजर टैग है 1992 से लगा था मानस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, इसको एंडेंजर लिस्ट से हटाना पड़ेगा बोल हम लोग मेमोरेंडम किया था, और उन्होंने भी एश्योरेंस दिया था कि आप लोग कंटिन्यू कीजिए, फिर हम लोग वापस आएंगे, ऐसा बोला था। फिर ये कंटिन्यू करने के बाद उन्होंने 2007-8 में आया, फिर हमारा ये एक्टिविटीज़ और अच्छा से देखा, और बाद में 2010 में आके और भी देखा, और 2011 में उन्होंने जो एंडेंजर लिस्ट है उसको हटाया। तो ये मानस नेशनल पार्क, मानस टाइगर रिजर्व है, वो सर ने जैसे बोला था कि 1973 से वो भारत में, हमारा इंडिया में टाइगर को बचाने के लिए इनिशिएटिव लिया था, वो एक्ट बना के। तो जो फर्स्ट जो टाइगर रिजर्व में से हमारा हमारा ये मानस भी एक है। तो यहाँ उस टाइम से हम ये कंटिन्यू करके आज तक बहुत ये टाइगर का नंबर्स इंक्रीज हुआ। इधर जो ये सीन है वो सर्वे का टाइम में लिया था। टाइगर का जो नंबर है फर्स्ट टाइम में अराउंड 2009 में 2008 आई मे बी रॉन्ग 2008 और 9 में एक वहाँ से ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक टूरिस्ट आया था विजिट करने के लिए हमारे इधर। इन्होंने लकीली एक टाइगर देखा था, और उस साइट में उन्होंने डाल दिया कि रिमार्क्स मानस नेशनल पार्क में टाइगर है बोल के। तो एनटीसीए की तरफ से भी हमारा मानस को थोड़ा नेग्लिजेंस ऐसा कुछ देखा था कि सिर्फ एक ही टाइगर है, ऐसा बोल रहा था उस टाइम में। तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो लोकल गवर्नमेंट है हमारा यहाँ का, जो फॉरेस्ट सेक्टर को देखता है, उन्होंने भी एनटीसीए के मीटिंग में ये प्लेस किया था कि इसमें सिर्फ एक टाइगर नहीं है, बहुत सारा टाइगर है बोल के। तो एनटीसीए का जो इनिशिएटिव बाद में और अच्छा हुआ, फिर फंडिंग वगैरह आया, और टाइगर कंजर्वेशन का काम पहले से बहुत अच्छा हुआ, और नंबर्स, टाइगर का नंबर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। लास्ट डिकेड में टाइगर का नंबर वो डबल हुआ। 2018-19 में करीब 30 पॉपुलेशन का टाइगर का, अप टू 2018-19, 19-20, हाँ 2021 तक 30 पॉपुलेशन मिल रहा था। फिर 21-22 में टोटल 52 टाइगर का वो मिला है। फिर लास्ट वो सेंसस में हम लोग अप टू 57 टाइगर का पॉपुलेशन 57 हुआ। तो टाइगर का पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हुआ है। तो सर ने जैसे पहले थोड़ा बोला था कि इधर बंगाल फ्लोरिकान और ये पिग्मी हॉक और ये सब जो वल्नरेबल स्पीशीज है रेड लिस्ट में जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये सब ये इतना ही नहीं है, बहुत सारा है इधर, क्योंकि इधर हिल्स एरिया है और प्लेन एरिया भी है, और जो रिपारियन रिवर्स भी है, थोड़ा बहुत वेटलैंड भी है बीच में, स्वाम्प एरिया भी है। तो बहुत अलग अलग स्पेसिस है इधर। इसका ग्रासलैंड भी अलग अलग साइज का है। तो डिफरेंट स्पेसिस है। जिस स्पेसिस में मतलब IUCN रेड लिस्ट में है, तो
ये सब बचाने के लिए हमारा टाइगर को इधर कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। और जितना तक हमारा जो कम्युनिटी इन्वॉल्व है इस कंजर्वेशन इनिशिएटिव में, मानस बहुत इम्प्रूव हुआ है। और पहले का जो मानस था वो बहुत खराब था, और आज का जो मानस है वो बहुत अच्छा है। तो बच्चों लोग साइड बाद में हमारा मानस में आके इसमें थोड़ा रिसर्च वगैरह भी कर सकता है, और हमारा इधर कम्युनिटी के साथ जुड़ के कंजर्वेशन इनिशिएटिव में भी आप लोग भाग ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ कि जंगल में काम करके बहुत अच्छा सेकंड मिलता है। जो टाइम भी शॉर्ट है, हमारा हिस्ट्री तो बहुत लंबा है, तो हिस्ट्री बता के रहने से बहुत टाइम चला जाएगा। और जो भी कोई क्वेरी है सो नेहा मैडम के थ्रू हम आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच कालीन। मतलब कोई इतना डेडिकेटेड होकर मोबिलाइजेशन में लोगों के लिए कार्य कर रहा हो, उसको हमें शत शत नमन। आप वो एक हस्ती हैं जिसको बच्चे देख सकते हैं कि अगर हम जीवन में अगर कुछ गलतियां शुरू करते हैं, इसका मतलब नहीं है कि जीवन में हम अच्छे कार्य की तरफ नहीं बढ़ सकते और बाकी लोगों को उस कार्य करने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वही सब जब भी मैं आपके बारे में खुशबू से बात करती हूँ, या आज जब मैंने आपको साक्षात सुना, सच में बहुत 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 अच्छा लगा। मैं आई एम श्योर जितने भी बच्चे आज आपको सुन रहे हैं, मैं इतने सारी स्माइल्स देख सकती हूँ, दे आर रियली मोटिवेटेड टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच कालीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स के अंदर आप देख सकते हैं बच्चे हाथ उठाकर आपके लिए क्लैपिंग भी कर रहे हैं। सो नाइस। अब हम बढ़ते हैं अंजना मैम की तरफ। अंजना मैम, वी आर सो हैप्पी टू हैव यू एंड वी आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू। सभी को नमस्कार बच्चों। क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मैम। बाकी बच्चों से अनुरोध करूंगी प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। मैं जानती हूँ सबका छुट्टी का समय एकदम पास आ गया है, बट नहीं, हम सारे बच्चे शांति से बैठेंगे और मैम को बहुत ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मैम। ओवर टू यू। धन्यवाद नेहा जी और टेरी एंड टाटा स्टील और मेरे को पैनलिस्ट कालीन जी, समीर जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सुन के। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा नाम अंजना है और मैं जंगलों के लिए काम करती हूँ मध्य प्रदेश में। आप जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य एक काफी बड़ा राज्य है और उसमें बहुत बहुत सारा जंगल है, और उसमें 6 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। और अभी हम लोग टाइगर स्टेट भी बन गए हैं इस वर्ष में, और पिछले वर्ष भी सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। और वहीं मैं वन विभाग में मैं काम करती हूँ, और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे फील्ड में सहयोगी हैं जो मेरे साथ मिलकर टाइगर्स और हाथियों की और तेंदुओं की और सियारों की हम लोग मिलकर रक्षा करते हैं। जैसे समीर जी ने बताया था, हमारे जो पहले प्रथम स्पीकर रहे थे, उन्होंने बहुत विस्तार से आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से यदि हम बाघ का संरक्षण करेंगे तो उसके साथ साथ हम पूरी जैव विविधता का, पूरी पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण कर सकते हैं। तो उसी प्रकार मैं भी अपने सहयोगियों के साथ मैं 3 टाइगर रिजर्व में मैंने काम किया। प्रथम मैंने पन्ना टाइगर रिजर्व में काम किया। तो उसके बारे में मैं यह कहानी बताना चाहती हूँ कि 2009 के आसपास पन्ना में बाघों की संख्या 0 हो गई थी,
और शून्य हो गई थी और वहां पर सारे बाघ लगभग विलुप्त हो गए थे। जो एक दो थे वो कहीं दूसरी तरफ चले गए थे। और इस दौरान श्री श्रीनिवास मूर्ति सर, जो हमारे सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने और पूरे मध्य प्रदेश के वन अमले के जो चुनिंदा कार्यकर्ता थे उनको चुना गया और एक टीम बनाई गई। और वहां पर बड़ी मुश्किल से एक एक बाघ हम लोगों ने 4 टाइगर रिजर्व से लेकर आए। और उसके बाद वहां धीरे धीरे एक एक टाइगर के साथ हम लोग 4 लोग गाड़ियों के साथ या फिर पैदल में उनके पीछे पीछे घूमते थे। और हम लोग रात में भी ये देखने के लिए जाते थे कि वो बाघ सुरक्षित है या नहीं। और कैसे हम देखते थे, क्योंकि हम लोगों ने उन बाघों पर कॉलर लगा के रखा था। जैसे आपको फोन में सिग्नल आते हैं, उसी प्रकार से बाघों में जब हम कॉलर लगाते हैं तो उनके सिग्नल हमें प्राप्त होते थे एंटीना के माध्यम से। और एंटीना के माध्यम से हम उन बाघों को पता लगाते थे कि वो कहाँ गए। और इसी प्रकार से हम लोग रात और दिन मिलाकर के 24 घंटे अलग अलग लोगों की ड्यूटी लगी रहती थी एक एक बाघ के संरक्षण करने के लिए। और जानते हो बच्चों, आज वहां पर बहुत सारे बाघ, लगभग 50 बाघ से भी ज्यादा उस टाइगर रिजर्व और उस टाइगर रिजर्व के आसपास में पाए जा रहे हैं। इसका मतलब हमारे जितनी भी टीम थी उन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किया कि एक एक बाघ, जो 6 बाघ दूसरे टाइगर रिजर्व से लाए गए थे, उन लोगों ने आपस में रहकर प्रजनन कर कर इतने, और वहां के जो वन अमले ने बहुत ज्यादा वहां सुरक्षा का काम किया। और उसकी वजह से वहां आज बाघों की संख्या 0 से लेकर 50 से भी अधिक बाघ हो गए हैं। उसी प्रकार से मैं आपको दूसरे संजय टाइगर रिजर्व की कहानी बताना चाहती हूँ, जहां मैंने काम किया। संजय टाइगर रिजर्व में भी बाघ आया जाया करते थे। वहां पर कोई बाघ स्थिर रूप से नहीं रहता था जो अपना वहां पर आवास बना ले। लेकिन जब एक P212 नामक बाघ पन्ना टाइगर रिजर्व से चलते 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 चलते, और हम लोगों ने हमारी निगरानी में हमारे पूरे स्टाफ ने हाथियों की मदद से, आम जनता की मदद से उस बाघ को मदद किया कि वो संजय टाइगर रिजर्व पहुंच जाए। और संजय टाइगर रिजर्व जब वो पहुंच गया तो फिर से उसकी निगरानी 24 घंटे शुरू हो गई। जब हम उसकी निगरानी सतत रूप से करने लगे तो हमें ये भी आभास हुआ कि और भी बाघिन यहाँ आया जाया करती है उससे मिलने के लिए। और इसी प्रकार से जब हम सतत रूप से इन बाघों की निगरानी करने लगे तो वहां पर धीरे धीरे सुरक्षा के बढ़ने से और वहां के घास के मैदानों को हम लोगों ने अच्छे चारागाह के रूप में विकसित करने से वहां के जो आपके शाकाहारी वन्य प्राणी हैं उनकी संख्या में वृद्धि होने लगी। और फिर धीरे धीरे वहां पर आज के समय में लगभग 30 बाघ वहां भी पाए जाते हैं। तो ये 2013 में पहले बाघ वहां पे देखे गए थे और एक बाघ पन्ना से आया, और उसके बाद लगभग अभी 30 बाघ के करीब वहां पर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि हम सुरक्षा करें किसी स्थान पे, जैसे समीर जी बता रहे थे, यदि हम बाघों की सुरक्षा करें तो हम उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को, पूरे वन खंड को सुरक्षा उसकी करने में हम भागीदार बन सकते हैं। बच्चों, आपकी क्या भागीदारी है बाघों के संरक्षण करने में, है ना? जैसे अभी हमें समीर जी ने बताया कि बहुत सारे ऐसे संसार में वाइल्ड लाइफ ट्रेड भी होते हैं। मतलब कि जैसे हमारे कालेन जी बता रहे थे, राइनो के हॉर्न के लिए लोग राइनो को मारते हैं, हाथी के दांत के लिए हाथी को मार देते हैं, बाघों की खाल लेने के लिए बाघों को मार दिया जाता है। तो यदि हम हम लोग
इनकी आर्टिकल्स को नहीं खरीदेंगे, इन सामग्रियों को नहीं खरीदेंगे जो वाइल्ड लाइफ से बनी रहती है, यदि हमारे जान परिचित या हमारे अभिभावक इस प्रकार के आर्टिकल्स को लाते, इस प्रकार की सामग्री को लाते हैं जो वाइल्ड लाइफ से या वन्य प्राणियों के चमड़े से, दांत से और उनकी बाल से बने रहते हैं, यदि हम उनको नहीं खरीदेंगे तो हमारा एक योगदान हो सकता है कि हम वन्य प्राणियों का संरक्षण कर सकते हैं। और जैसे आपको मालूम है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलती है, और नर्मदा नदी कोई गंगा या यमुना जी जैसे स्नो या बर्फ से पोषित नदी नहीं है, लेकिन केवल वर्षा आधारित पानी से ही वो जीवित रहती है। और जैसे उन्होंने बताया कि यदि हमारे जंगल, जो आसपास के जंगल है, वो संरक्षित रहेंगे तो नर्मदा की नदी में भी बहुत सारा जल होगा। और जैसे हमें पता है कि नर्मदा नदी का जो पानी है केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, लेकिन गुजरात के भी राज्य उसे प्रयोग करते हैं। तो यदि हम जंगलों को संरक्षित करेंगे तो हमारा बाघ भी संरक्षित होगा, अन्य वन्य प्राणियों भी संरक्षित होंगे, और हमें पीने को पानी भी मिलेगा, और उससे हम कृषि और अन्य व्यवसाय भी हम कर सकते हैं। यदि बाघ हमारे जंगल में रहते हैं तो लोग भय से जंगल को काटने के लिए नहीं जाते हैं, और इससे हमारा जंगल सुरक्षित रहता है। और जब जंगल सुरक्षित रहता है तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो बैलेंस्ड रहता है ना। तो कोरोना जैसी महामारियां इसीलिए आज हमारे बीच में हो रही है, क्योंकि ऐसे जीवाणु जो कि जंगलों में वन्य प्राणियों में रहते हैं वो हमारे मानव में आ जा रहे हैं। तो यदि हम अपने जंगलों को संरक्षित करके रखेंगे तो ये जो वन्य जीव हैं इन्हें शहरों की ओर नहीं आना पड़ेगा, और जो डिजीजेस या जो बीमारियां ये हमें देते हैं उससे हम दूर रह सकेंगे। और इसीलिए हमें जंगलों को संरक्षित करना चाहिए। तो चूंकि समय कम है, मैं आज बहुत छोटी सी बातें आपको शेयर करके मैं नेहा जी, टेरी और टाटा स्टील और आप सभी को, आपके शिक्षकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंजना मैम, आपने इतने अच्छे से हमें इतनी अच्छी अच्छी कहानियां मतलब आपके जो आपने पन्ना टाइगर रिजर्व में एफर्ट्स किए हैं जिससे जो विलुप्त हुई प्रजाति को हम उसे बढ़ावा दे सके, ये आप अपने में ही एक बहुत ही सराहनीय योगदान है। क्योंकि अब समय कम है तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं यही कहूंगी कि सभी बच्चे प्लीज अपने जितने भी सवाल हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर टीचर्स के थ्रू पोस्ट करवा दीजिए। जैसे कि मैंने समीर सर से अनुरोध किया था, वैसे ही मैं कालीन जी और अंजना मैम जी से अनुरोध करूंगी कि प्लीज हमें आज्ञा दें कि हम आपके पास वापस बच्चों के सवालों के साथ पहुंच सकें और बच्चों को उनके जवाब दे सकें। मुझे उनकी सहमति दिख रही है, इसलिए मैं इसके साथ आगे बढ़ती हूँ और कहना चाहूंगी आज का वोट ऑफ थैंक्स कि आज का दिन सच में वास्तव में असाधारण रहा है। बाघों की आकर्षक दुनिया पर आपकी असाधारण विशेषज्ञ साझा करने के लिए अपने सम्मानित पैनलिस्ट समीर सर, अंजना सुचिता टिके मैम, कालीन सर का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। समीर सर, आपके जोशीले शब्द और बाघों के प्रति गहरी पकड़ ने हमारे भीतर उनके संरक्षण के सक्रिय रूप में शामिल होने की इच्छा जगाई है। धन्यवाद सर। अंजना सुचिता टिके मैम, आपकी मनमोहक क्षेत्र की कहानियों ने हमें बाघों के अवसरों के केंद्र में पहुंचा दिया और उनकी दुनिया के बारे में एक नजरिया पेश किया है। इन शानदार प्राणियों की सुरक्षा के प्रति आपका अटूट प्रतिबद्धता वास्तव में प्रेरणादायक है मैम। कालीन सर, जागरूकता बढ़ाने और सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के आपके अथक प्रयासों ने सभी मनुष्यों और बाघों के लिए एक सामंजस्य पूर्ण भविष्य को रोशन किया है। आपके समर्पण को सीखने और प्रशंसा का एक ऐसा माहौल बनाया है आप सबने आज, जो वर्षों तक इन बच्चों के जरिए इस पूरे
माहौल में गूंजता रहेगा। जैसे कि हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आज के ज्ञान को बाघ संरक्षण के लिए आशा की किरण के रूप में लिया जाएगा। इन सब को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि बच्चे आप प्लीज जो आज आपने सीखा है हमारे तीनों विशेषज्ञों से आगे जाएं, अपने बाकी सहयोगियों को बताएं। जब आप एक्सपीरियंस स्कूल के बच्चे अर्ली स्कूल में जाएं तो सेशन ले सकते हैं, उनको इसके बारे में बता सकते हैं। अर्ली स्कूल के बच्चे अपने बाकी सहयोगी बच्चों को इस बारे में बता सकते हैं। प्लीज बताइए। और आपका को इस चीज में हेल्प करने के लिए आज के सेशन का जो रिकॉर्डिंग है हम उसे यूट्यूब पर भी डालेंगे। तो आपको जब भी कोई दिक्कत हो, आपको लगे कि हमें दोबारा सुनना है, तो आप उसे सुन भी सकते हैं। और एक बार फिर से मैं समीर सर, अंजना मैम, कालीन सर को हम सबके साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। नमस्कार सर।